हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 21 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 20 पार्ट्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस सीरीज के तमाम साबका पार्ट्स देख सकेंगे। इसके अलावा आपको इस वीडियो के एंड पर भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में भी डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट की मुकम्मल सीरीज मौजूद है। वीवर, सबसे पहले नोट कर लें, ये डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज है क्या। वीवर्स, हम तमाम पेपर्स में से, चाहे वो मौजूदा पेपर्स हैं चाहे वो साबका पेपर्स हैं, उनमें से क्वेश्चंस को फिल्टर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो साबका पेपर्स में 2 या 2 से ज्यादा बार दोहराए जाते हैं, उन सवालात को हम रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर डिस्प्ले करते हैं। जब वो 25 MCQs हो जाते हैं तो उन 25 MCQs की हम एक वीडियो डिटेल के साथ वीडियो बना देते हैं, ताकि कैंडिडेट्स की ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके। ये जो डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट की सीरीज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीवर्स, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ हमारी डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट की सीरीज को ही तैयार किया, रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाए जाने वाले सवालात को ही तैयार किया, और आज वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर लगाए जाने वाले स्टेटस को देख सकें, जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर, वो भी आपको मिल सके, तो आप ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें। ये देखें, आपके सामने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, इसे ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें। रोजाना की बुनियाद पर आप हमारे स्टेटस से भी तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा आपके सामने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल, ई टेस्ट फेसबुक, ई टेस्ट मोबाइल ऐप, तमाम लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को भी आप लाइक और फॉलो करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं, पार्ट नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 501, सवाल नंबर 501। इससे पहले के 500 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB को किसने कायम किया। वीवर्स, ये जो बैंक है इसे चीन ने कायम किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे लिख लें, याद कर लें, गौर से सुन लें, क्योंकि ये बहुत से पेपर्स में दोहराए गए सवालात हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को 16 जनवरी 2016 को कायम किया गया। इस बैंक को कायम करने का मकसद अरकान ममालिक में मुआशी और समाजी सरगर्मियों को बेहतर बनाना था। ये दुनिया का दूसरा बड़ा तरक्याती बैंक है। इस बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन में है। इस बैंक के कुल अरकान मेंबर ममालिक की तादाद 106 है। वीवर्स, यहाँ पर आप नोट कर लें, तमाम सवालात को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, उसके साथ आपको उसका करेक्ट आंसर बताएंगे, और उसके साथ उस क्वेश्चन से मुतल्लिका वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी जो साबका और मौजूदा पेपर्स में बार बार दोहराई जा रही है। और इसके साथ साथ आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, ये देखें यहाँ पर भी मौजूद है। इस बॉक्स के अंदर उन तमाम नोट्स के बारे में आपको मालूमात फराहम की जाएगी जो ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार किए हैं। ये ऐसे नोट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स से डिफरेंट हैं। इन नोट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस किया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई नोट्स आपको मिलता है, किसी नोट्स की एडवर्टाइजमेंट आपको इस बैनर में मिलती है, तो आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके ये नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। ये नोट्स की इंफॉर्मेशन आपको हर क्वेश्चन के साथ दी जाएगी, ताकि आपको पता हो ये तमाम नोट्स ई टेस्ट अकेडमी के पास अवेलेबल हैं। सवाल नंबर 502। एक काम को 16 आदमी 20 दिन में खत्म करते हैं, उसी काम को 32 आदमी कितने दिनों में खत्म करेंगे। वीवर्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 16 आदमी काम कर रहे हैं तो वो 20 दिन में खत्म करते हैं। अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दी है, डबल कर दिया, 16 से 32 कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो दिनों की तादाद थी वो ऑटोमेटिकली उससे कम हो जाएगी। अगर आपने तादाद डबल कर दी है लोगों की, तो उतनी तादाद ही आप उधर से कम कर दें, उतने दिन ही आप दूसरी साइड से कम कर दें, उतनी जल्दी वो काम खत्म होगा। जाहिर सी बात है, सिंपल है। 16 आदमी 20 दिन में एक काम को खत्म करते हैं। अगर वही काम 32 लोग करेंगे तो वो 10 दिन में खत्म होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने इसे प्रॉपर सॉल्व करना है। प्रॉपर किस तरह से
सॉल्व करेंगे, इसका जो सोल्यूशन है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में रख दूंगा, वहां से आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। मजीद जिन कैंडिडेट्स ने ये नोट्स मंगवा लिए हैं, ई टेस्ट एकेडमी की ये सीरीज मंगवा ली है, उसमें ये मुकम्मल सोल्यूशन और मुकम्मल हल मौजूद है। सवाल नंबर 503, मंदरजा झेल नंबर्स या मिकदारों की औसत एवरेज मालूम करें। वीवर्स यहाँ पर आपको 5 वैल्यूज, 5 नंबर्स या 5 मिकदारें दी गई हैं, आपने इनकी एवरेज मालूम करनी है। ये देखें यहाँ पर 65 है, उसके बाद 85 है, 70 है, 105, 90, इनकी जब आप एवरेज मालूम करेंगे तो आपके पास 83, 83 ऑप्शन बी सही जवाब आएगा। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आप इसकी एवरेज मालूम कैसे करेंगे। ये एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होता है। आप जितने भी पेपर चेक कर सकते हैं उन्हें चेक करें, आपको हर पेपर में ये एवरेज वाला क्वेश्चन मिलेगा। तकरीबन 99% पेपर्स में ये रिपीट हुआ है। आपने इसे सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कमेंट्स में भी रख दिया जाएगा, नोट्स में तो शामिल है ही, सुन भी लें। इसको आपने सबसे पहले ये करना है कि इसकी जो ये वैल्यूज हैं, ये 5 वैल्यूज, इन्हें जमा करना है। जब आप इन्हें जमा करेंगे तो आपके पास 415 जवाब आएगा। उस 415 को आपने नंबर ऑफ टर्म्स पर डिवाइड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 415 को आप जब 5 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 83 जवाब आएगा। इसका फार्मूला इंतहाई सिंपल है, इसका फार्मूला लिख लें, मैं बता देता हूं आपको। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, यानी कि औसत बराबर है नंबरों की जमा तकसीम कुल नंबर्स की तादाद। जिस तरह आपको यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले आप इन वैल्यूज को जमा करेंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। इंतहाई सिंपल है, सिर्फ फार्मूला को आपने याद करना है। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो चाहे आपको पेपर में 1000 वैल्यूज ही क्यों ना दे दी जाएं, आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सवाल नंबर 504, सबसे कम आबादी वाला बर्रे आज़म कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहा जाता है। बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी तकरीबन 43 मिलियन है। वीवर्स, इसके अलावा कई पेपर्स में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा बर्रे आज़म भी पूछा गया है। नोट कर लें, आबादी के लिहाज से या रकबे के लिहाज से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया का जो सबसे बड़ा बर्रे आज़म है वो बर्रे आज़म एशिया है। बर्रे आज़म एशिया की कुल आबादी तकरीबन 43.68 बिलियन है, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 60% बनती है। सवाल नंबर 505, सहराए कराकूम कहाँ वाक़या है? सहराए कराकूम तुर्कमानिस्तान में वाक़या है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लें। सहराए कराकूम तुर्कमानिस्तान सेंट्रल एशिया में वाक़या है। कराकूम तुर्किश जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काली रेत। ये तुर्कमानिस्तान का एक वसीओ एरीज सहरा है, डेजर्ट है, और इसके साथ साथ ये दुनिया का 12वें नंबर पर सबसे बड़ा सहरा है। ये सहरा तुर्कमानिस्तान के 70% रकबा पर मुहित है। इस सहरा का कुल रकबा 3,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी वीडियो को, किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए स्पेशली ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को हम डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारी टीम का ये तरीकाकार पसंद है तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर करें और इसके साथ साथ अपने कीमती आरा, कीमती सजेशन से हमें ज़रूर आगाह किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर ले, डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट की ये मुकम्मल सीरीज हमने नोट्स की सूरत में कंपाइल कर ली है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारे नोट्स में मौजूद है। ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में मिलेगी और ये नोट्स आप हार्ड कॉपी की सूरत में बज़रिया डाक हमसे मंगवा सकते हैं। ये नोट्स स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के पेपर्स के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए आपके लिए अहम तरीन साबित हो सकती है। अगर आप ये नोट्स बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बज़रिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी मुलाजमत से मुतल्लिका इम्तिहान की, इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बज़रिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे।
सवाल नंबर 506, रकबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रकबे के लिहाज से, एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला चागी है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। जिला चागी दरख्शां डिवीजन बलूचिस्तान में वाक़या है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीजन कलात डिवीजन है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला चागी है। और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। ये तमाम आपको साथ साथ बताए जा रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप किसी बुक को मुकम्मल पढ़ लेंगे, मुकम्मल पढ़ने के बाद आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के साथ टाइम वेस्ट किए बगैर तमाम चीजें बताई जा रही हैं। आगे आपकी मर्जी है, इन्हें आप याद करें या ना करें। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आने वाले पेपर्स में आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप इन्हें याद नहीं करते तो इसमें आपका ही नुकसान है। कोशिश किया करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें लाजमी याद किया करें। सवाल नंबर 507, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। इसके साथ साथ व्यूअर्स कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, वो भी सुन लें, लिख लें, याद कर लें। बुर्ज खलीफा बुर्ज पार्क दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात UAE में वाक़या है। इस इमारत की बुलंदी 828 मीटर्स है। अगर इस बिल्डिंग की आखिरी सतह तक पैमाइश की जाए तो इसकी कुल बुलंदी 830 मीटर्स बनती है, लेकिन अक्सर पेपर्स में 828 की वैल्यू ही रिपीट हुई है। ये 830 की वैल्यू आपकी मालूमात में इजाफा के लिए बताई जा रही है, लेकिन ये भी याद रखें, हो सकता है आने वाले किसी पेपर में बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है इसकी जो टिप लेवल है, इसकी हाइट है, वो पूछ ली जाए। इसका जो टिप लेवल है वो 830 है, वैसे इसकी पेपर्स में 828 मीटर्स की वैल्यू ही रिपीट होती है। बुर्ज खलीफा को 6 जनवरी 2004 में तामीर करना शुरू किया गया। इसकी तामीर का काम 1 अक्टूबर 2009 को ख़त्म हुआ। दुनिया की बुलंद तरीन 5 इमारात में बुर्ज खलीफा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर शंघाई टावर है, तीसरे नंबर पर अल-बुराज अल-बैत टावर है, चौथे नंबर पर पिंग फिनांस सेंटर है और 5वें नंबर पर दुनिया की बुलंद तरीन जो इमारत है वो वर्ल्ड लोटी टावर है। सवाल नंबर 508, पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? वीवर्स, मंडी बहाउद्दीन को शेरों का शहर सिटी ऑफ लायंस कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। कई पेपर्स में यह भी पूछा गया है कि मंडी बहाउद्दीन किस सूबे का शहर है। पंजाब वालों को तो पता है, लेकिन सिंध, KPK, बलूचिस्तान के कई कैंडिडेट्स को नहीं पता, नोट कर लें। मंडी बहाउद्दीन सूबा पंजाब का एक जिला है। तारीख में इस शहर के लोगों की बहादुरी के कारनामे मिलते हैं। इसी वजह से इस शहर को, मंडी बहाउद्दीन को, शेरों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं। लाहौर को बागों का शहर भी कहते हैं, कॉलेजेस का शहर भी कहते हैं, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है, मीरपुर को लिटिल इंग्लैंड कहा जाता है, सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है, मुल्तान को सूफियों का शहर कहा जाता है। ये चंद पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन्हें भी ज़ेर नशीन कर लें। सवाल नंबर 509, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी दरिया सिंध है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें, हर पेपर में पाकिस्तान की कोई ना कोई कौमी चीज लाजमी पूछी गई है। पाकिस्तान की तमाम कौमी चीजों को, तमाम कौमी इलामतों को याद कर लें ताकि आने वाले पेपर्स में ये फ्री के नंबर्स आप लाजमी ले सकें। कुछ कौमी चीज़ें, कुछ कौमी इलामतें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, इन्हें भी याद कर लें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से पेपर्स में बार बार यही रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा भी आप याद कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले वो इलामतें, वो कौमी चीज़ें याद करें जो आपको मैं बताने लगा हूँ। पाकिस्तान का कौमी दरिया सिंध है। पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली का फूल है। पाकिस्तान का कौमी फल आम का फल है। पाकिस्तान की कौमी सब्जी भिंडी है। पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार है। पाकिस्तान की कौमी फसल गन्ना है। पाकिस्तान का कौमी जूस गन्ने का जूस है। पाकिस्तान की कौमी मिठाई गुलाब जामुन है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज है। पाकिस्तान के कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं। पाकिस्तान का कौमी दिन 23 मार्च है। पाकिस्तान का कौमी पहाड़ केटू है। पाकिस्तान का कौमी रंग
सफ़ेद और सब्ज़ है। ये चंद पाकिस्तान की कौमी इलामतें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से इस मुकम्मल सीरीज़ को नोट्स की सूरत में मंगवा लिया है तो तब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नोट्स में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपने ये नोट्स नहीं मंगवाए तो अपने पास इसे लिख ज़रूर लें ताकि बार बार आपके काम आ सके। सवाल नंबर 510, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री किस मुल्क को कहा जाता है? डबल लैंड लॉक्ड कंट्री उज़्बेकिस्तान को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। वीवर, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है। अगर आपको लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में मालूमात हैं, आप इस बारे में जानते हैं, तो फिर आप यकीनन डबल लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में भी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, याद कर लें, सुन लें। ऐसा मुल्क जिसे चारों अतराफ से समंदर ना लगता हो उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है, या इसे आप दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि ऐसा मुल्क जो चारों अतराफ से खुश्की से घिरा हो उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। डबल लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसा मुल्क है जिसे चारों अतराफ से ऐसे ममालिक घेरे जो बजाते खुद लैंड लॉक्ड हों, या इसे मजीद आसान करके आप यूं याद कर लें, ऐसा मुल्क जिसे चारों अतराफ से लैंड लॉक्ड कंट्रीज ने घेरा हुआ हो उसे डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। उज़्बेकिस्तान ऐसा मुल्क है जो चारों अतराफ से 5 लैंड लॉक्ड ममालिक से घिरा हुआ है, जिनमें अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। ये 5 ऐसे ममालिक हैं जो बज़ाते खुद लैंड लॉक्ड हैं और इन्होंने उज़्बेकिस्तान को भी घेरा हुआ है, इसलिए उज़्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाता है। पूरी दुनिया में इस वक्त 44 लैंड लॉक्ड ममालिक मौजूद हैं। बहुत से पेपर्स में दुनिया में कुल लैंड लॉक्ड ममालिक की तादाद पूछी गई है जो कि 44 है। वीवर्स, किसी भी पेपर की तैयारी के लिए, किसी भी जॉब से मुतल्लिका इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे पहले करंट एंड पास पेपर्स को आप तैयार करें। आपके सामने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मौजूद है। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तमाम करंट एंड पास पेपर्स मौजूद हैं। आपने गूगल में जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी पोस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। चाहे वो पोस्ट पंजाब की है, चाहे KPK की है, GB की है, सिंध की है, या पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी डिपार्टमेंट की वो पोस्ट है, आपको उससे मुतल्लिका हलशुदा पेपर्स हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिल जाएंगे और तमाम के तमाम पेपर्स 100% सॉल्व होंगे। आप इन तमाम पेपर्स को, तमाम सवालात को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह ताला एक बार विजिट करेंगे तो उसके बाद बार बार आप खुद भी विजिट करेंगे और दोस्त अहबाब को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। सवाल नंबर 511, पाकिस्तान में मौजूदा बिजली की पैदावार का ज्यादा हिस्सा डैश से हासिल होता है। वीवर्स, पाकिस्तान में जितनी भी बिजली की पैदावार हो रही है उसका ज्यादा हिस्सा थर्मल एनर्जी से हासिल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। थर्मल एनर्जी से मुराद हरारती एनर्जी है। थर्मल एनर्जी या हरारती एनर्जी कोयला, लकड़ी, डीजल, गैस वगैरह से हासिल होती है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार का बड़ा हिस्सा थर्मल पावर जनरेशन से हासिल किया जाता है। पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट 2021-22 के मुताबिक पाकिस्तान की बिजली का 63% थर्मल पावर जनरेशन से, जबकि 25% हाइड्रो पावर जनरेशन से और 5.4% विंड पावर जनरेशन से, जिसे हवा के जरिए बिजली पैदा करना भी कहते हैं, और 6.6% न्यूक्लियर पावर जनरेशन से हासिल होता है। ये जो वैल्यूज आपको बताई गई हैं ये नोट कर लें। ये पूरे 2023 में जितने भी पेपर्स होंगे तमाम पेपर्स में बार बार ये वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं। इन्हें याद कर लें ताकि बार बार आपके काम आ सकें। सवाल नंबर 512, अगर एक गाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर्स का फासला तय करती है तो 1 घंटे में कितना फासला तय करेगी? वीवर्स, अगर एक गाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर का फासला तय करती है तो 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसका मुकम्मल सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर आपके साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। कमेंट्स में भी मैं इसका सोल्यूशन रख दूंगा और इसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं उनमें तो ऑलरेडी ये तमाम सोल्यूशन मौजूद है ही। सवाल नंबर 513, अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत अलास्का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अमेरिका में कुल रियासतों की तादाद 50 है, जिसमें अलास्का भी शामिल है। ये रियासत अमेरिका की 49वीं रियासत के तौर पर शुमार होती है। इस रियासत का कुल रकबा 1.73 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है।
الاسکا امریکہ کے بارڈر پر واقع ہے اور الاسکا کے ساتھ ساتھ روس، کولمبیا اور کینیڈا کا بارڈر بھی لگتا ہے۔ الاسکا بنیادی طور پر روس کی ریاست تھی، لیکن 30 مارچ 1867 کو روس نے اس ریاست کو الاسکا کو 7.2 ملین امریکی ڈالر کے عوض فروخت کر دیا۔ روس کے پاس صرف ایک ہی بندرگاہ تھی جو الاسکا میں واقع تھی۔ اب یہ بندرگاہ امریکہ کی ملکیت ہے۔ یہ ایک ٹھنڈے پانی کی بندرگاہ ہے۔ ویورز یہاں پر ایک اور کویسچن کریٹ ہو گیا، کویسچن سے کویسچن نکلتا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے ایک فقرہ بولا ہے کہ یہ ایک ٹھنڈے پانی کی بندرگاہ ہے۔ بندرگاہ جو ہوتی ہے جسے انگلش میں پورٹ کہا جاتا ہے، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈے پانی کی بندرگاہ ہوتی ہے اور ایک گرم پانی کی بندرگاہ ہوتی ہے۔ جو ٹھنڈے پانی کی بندرگاہ ہوتی ہے وہ سال میں کچھ مہینے یا کچھ ہفتے چلتی ہے، جبکہ گرم پانی کی بندرگاہ پورا سال چلتی ہے۔ اور یہ جو پاکستان کے پاس گوادر پورٹ ہے، گوادر کی بندرگاہ ہے، یہ ایک گرم پانی کی بندرگاہ ہے جو کہ پورا سال چلتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں گوادر پورٹ پر ہیں۔ سوال نمبر 514، اسکندر مرزا پاکستان کے چوتھے گورنر کب بنے؟ اسکندر مرزا پاکستان کے چوتھے گورنر 7 اگست 1955 کو بنے۔ یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے۔ ویورز کچھ انفارمیشن ہے جو گورنر جنرل آف پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ رپیٹ ہوتی ہے، کہیں پر ان کی ٹرم پوچھی گئی ہے، کہیں پر ان کا ڈیوریشن ہے، کہیں پر ان کا نمبر ہے۔ یہ تمام انفارمیشن جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے، نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو لیکن بہت سے کینڈیڈیٹس کو یہ انفارمیشن نہیں پتا ہوگی، اس لیے ان کی انفارمیشن میں اضافہ کے لیے بتائی جا رہی ہے، نوٹ کر لیں۔ 4 شخصیات پاکستان کی گورنر جنرل رہ چکی ہیں، جن میں محمد علی جناح، خواجہ ناظم الدین، غلام محمد ملک اور اسکندر مرزا بالترتیب شامل ہیں۔ گورنر جنرل کا عہدہ 15 اگست 1947 سے 23 مارچ 1956 تک رہا۔ اس کے بعد صدارتی نظام متعارف کروا دیا گیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئے۔ خواجہ ناظم الدین 14 ستمبر 1948 کو پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل منتخب ہوئے۔ غلام محمد ملک یہ 17 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل منتخب ہوئے، اور آخری چوتھے گورنر جنرل جو تھے وہ اسکندر مرزا تھے، جو کہ 7 اگست 1955 کو پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل منتخب ہوئے۔ ویور یہ جو آخری گورنر جنرل ہیں جن کا نام اسکندر مرزا ہے، ان کے ٹنیور میں گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا اور انہیں پاکستان کا پہلا صدر بنا دیا گیا۔ ان کے پاس یہ اعزاز بھی ہے کہ یہ پاکستان کے آخری گورنر جنرل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پہلے صدر بھی ہیں۔ سوال نمبر 515، کس پاکستانی شاعر کو لینن پرائز دیا گیا؟ ویورز یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے، فیض احمد فیض کو لینن پرائز دیا گیا۔ کچھ ڈیٹیل ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیں۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1914 کو نارووال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 20 نومبر 1984 کو لاہور میں وفات پائی۔ فیض احمد فیض پیشہ کے اعتبار سے ایک فوجی افسر تھے، لیفٹیننٹ کرنل تھے، ٹیچر بھی تھے اور ایک صحافی بھی تھے۔ فیض احمد فیض پہلے ایشین شاعر ہیں جنہیں 1962 میں لینن پرائز دیا گیا۔ لینن پرائز روس کا ایک انتہائی معتبر اعزاز ہے۔ لینن پرائز سائنس، ادب، فنون، فنون تعمیر اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دیا جاتا ہے۔ لینن پرائز کو 23 جون 1925 کو قائم کیا گیا۔ فیض احمد فیض کی ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں 1976 میں لوٹس پرائز آف لٹریچر سے بھی نوازا گیا۔ لوٹس پرائز آف لٹریچر جو ہے یہ بھی روس کا ایک ایوارڈ ہے، ایک پرائز ہے۔ ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کی ہوئی ہے۔ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ بہترین موبائل ایپ ہے۔ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ میں آپ کو تمام کرنٹ اینڈ پاس پیپرز ملیں گے، اور یہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث اس لیے بنے گی کیونکہ ہماری اس ایپ میں صرف اور صرف کرنٹ اینڈ پاس پیپرز ہیں اور ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں۔ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو لازمی وزٹ کریں، اسے لازمی ڈاؤن لوڈ کریں۔ کسی بھی وقت، کسی بھی سٹیپ پر، کسی بھی جاب کی تیاری کرتے ہوئے یہ ایپ آپ کے لیے بہترین فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ہماری اس ایپ کو 5 اسٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں۔ سوال نمبر 516، بیعت رضوان کس صحابی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی؟ بیعت رضوان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی۔ یہاں پر بہت سے کینڈیڈیٹس کنفیوز ہوں گے کہ بیعت رضوان تو بہت پہلے ہوئی تھی جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بعد میں ہوئی،
तो ये क्या मामला है, इसकी डिटेल आपको बताई जा रही है। नोट कर लें, सुन लें। पेपर से हटकर एक मुसलमान होने की हैसियत से भी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सन 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ हज की गर्ज से मदीना से मक्का रवाना हुए। मदीना से कुछ फासला पर हुदैबिया के मुकाम पर, हुदैबिया एक कुआं था वहां पर जो एक कस्बा था उसको भी हुदैबिया कहा जाता था, लेकिन बेसिकली वो जो जगह है वो कुएं के नाम की मुनासबत से है। हुदैबिया के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का में सफीर बनाकर भेजा कि मक्का वालों को बताया जाए, समझाया जाए कि हम सिर्फ हज करने आए हैं, हमारा मकसद जंग करना हरगिज नहीं है। मक्का में उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार मौजूद थे जिन्होंने उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेहमान नवाजी जैसे हीले बहाने बनाकर रोक लिया और ये खबर अफवाह फैल गई कि मक्का वालों ने उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को इकट्ठा किया और कीकर के दरख्त के नीचे बैठकर बैत ली गई। इस बैत में ये बात वाज़े की गई, ये अहद लिया गया कि हम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये बैत इनफरादी तौर पर ली गई और इस बैत में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के नीचे हाथ रखकर सहारा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 सहाबा कराम से इंडिविजुअल 1 बाय 1 एक एक करके बैत ली। बैत रिजवान कीकर के दरख्त के नीचे ली गई, इसलिए बैत रिजवान को बैत शजरा भी कहा जाता है। अगर आप इसे कुरान मजीद में चेक करना चाहें तो कुरान मजीद में सूरा अल फत में इस बैत का जिक्र मौजूद है। सवाल नंबर 517, सूबा पंजाब में कुल इजला की तादाद कितनी है? वीवर जी, एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपने आज तक 36 पढ़ा होगा, लेकिन ये लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताई जा रही है। इस वक्त सूबा पंजाब में कुल इजला की तादाद 42 है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। बहुत से कैंडिडेट्स हो सकता है कमेंट्स में कमेंट करें 36 या 41, ये दोनों फिगर्स रॉन्ग हैं। जो एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू है वो 42 है। इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में सूबा पंजाब की तहसीलें, बहुत से पेपर्स में सूबा पंजाब की डिवीजन्स के बारे में आजकल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि ये अपडेट हुई हैं, ये चेंज हुई हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लें। सूबा पंजाब में कुल डिवीजन की तादाद 11 है, जो कि पहले 9 थी, अब वो बढ़कर 11 हो गई है। सूबा पंजाब में कुल इजला की तादाद 42 है। सूबा पंजाब में कुल तहसीलों की तादाद 157 है, 157। सवाल नंबर 518, आलमी सतह पर सिगरेट नोशी के खिलाफ दिन कब मनाया जाता है? आलमी सतह पर सिगरेट नोशी, स्मोकिंग के अगेंस्ट जो दिन सेलिब्रेट होता है वो 31 मई है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। आलमी सतह पर सिगरेट नोशी के खिलाफ दिन 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक करारदाद के जरिए मंजूर किया। सिगरेट नोशी के खिलाफ आलमी दिन दुनिया भर के तकरीबन 193 ममालिक में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के तमाम मेंबर ममालिक इस सिगरेट नोशी के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 8 मिलियन लोग सिगरेट नोशी की वजह से मौत का शिकार होते हैं और 1.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सिगरेट तो नहीं पीते, लेकिन सिगरेट पीने वालों के साथ उठने बैठने की वजह से सिगरेट के धुएं के खतरनाक असरात से मुतासिर होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। अमूमन आपने देखा होगा किसी शख्स को ये नसीहत की जाए कि फलां शख्स स्मोकिंग करता है, उसके साथ ना बैठा जाए, तो वो आगे से ये आर्गूमेंट देता है कि फलां स्मोकिंग करता है, मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो मुझे इससे कोई हरज नहीं है। हालांकि ये देखें यहाँ पर एक वैल्यू बताई गई है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 1.2 मिलियन पीपल। ये ऐसे लोग हैं जो सिगरेट नहीं पीते लेकिन सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ रहते हैं, सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इसी वजह से ये लोग भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश करें स्मोकिंग को छोड़ दें। तो खुदारा अपनी फैमिली पर, बीवी बच्चों पर रहम करें, उनके लिए मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने का सबब ना बने। अगर आपने स्मोकिंग करनी भी है तो किसी खुली जगह पर जाकर स्मोकिंग करें ताकि उसके असरात से आप ही शिकार हों, ना कि आपकी वजह से आपके फैमिली मेंबर्स, दोस्त, अहबाब सिगरेट नोशी के असरात से मुतासिर हों। सवाल नंबर 519, शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था? शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। शेर शाह सूरी 1486 में इंडिया में पैदा हुए और 1545 में इंडिया में वफात पाई।
शेर शाह सूरी के आबाओ अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। शेर शाह सूरी ने भारत में सूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। शेर शाह सूरी ने दुनिया की तारीख में पहली बार 1540 से 1545 के दरमियान सिक्का करेंसी ईजाद की। ये जो कॉइन्स हैं ये सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ईजाद किए थे। शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में जीटी रोड तामीर करवाया। जिला झेलम में एक किला है जिसका नाम है किला रोहतास, ये भी शेर शाह सूरी ने 1542 में तामीर करवाया था। शेर शाह सूरी ने बहुत ज्यादा तामीराती काम करवाए, इसलिए इन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 520 इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाटा शूज ऑर्गेनाइजेशन एक डैश कंपनी है। बाटा शूज एक कैनेडियन कंपनी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, अगर आप बाटा कंपनी जो है बाटा शूज, इनकी अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे, इनकी तारीख चेक करेंगे तो आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे। जिन लोगों ने इसे स्टार्ट किया था वो एक मामूली से कॉबलर थे, मोची थे। उनका खानदान जूते सीने के पेशे से वाबस्ता था। ये पूरा खानदान पुश्त दर पुश्त इसी पेशे से वाबस्ता था और इन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया, छोटा सा कारोबार शुरू किया और इस वक्त देखें ये कितने बड़े लेवल पर ये मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी और कितना ज्यादा पैसा कमा रही है। यहाँ से साबित होता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपकी सोच छोटी हो सकती है लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। बाटा शूज कंपनी को 21 सितंबर 1894 को टॉमस बाटा ने शुरू किया। टॉमस बाटा का खानदान पेशा के एतबार से मोची था। बाटा शूज को इस वक्त टॉमस बाटा की 3rd जनरेशन चला रही है। देखें यहाँ पर नोट करें आप, टॉमस बाटा ने बाटा शूज की बुनियाद रखी। तकरीबन 50-55 साल ये शख्स जिंदा रहा और इसने दिन रात मेहनत की और इस वक्त इसकी तीसरी पीढ़ी, इसकी तीसरी जो नस्ल है, तीसरी जनरेशन है, वो इससे फायदा उठा रही है और इस कारोबार को मजीद बढ़ा रही है। बाटा शूज का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। बाटा शूज इस वक्त 70 से ज्यादा ममालिक में अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है। बाटा शूज ने 1942 से पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का आगाज किया। यहाँ पर कैंडिडेट्स ये कहेंगे जी पाकिस्तान तो 1947 में बना। भाई, पाकिस्तान के एरिया में जितना भी काम हुआ है, जितनी भी वर्किंग हुई है, वो पाकिस्तान के साथ ही काउंट की जाएगी। अब पाकिस्तान में पहला रेलवे ट्रैक 1800 कुछ में कायम किया गया था, लेकिन जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो पाकिस्तान के नाम के साथ आता है। पाकिस्तान के एरिया में जो भी काम हुआ है, चाहे वो 1900 कुछ में हुआ है, चाहे वो 1800 कुछ में हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ ही डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, ये क्वेश्चन आज से तकरीबन 2 साल पहले एक पेपर में आया था, तब मैंने इसे चेक किया तो ये उस वक्त तकरीबन 63 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज फराहम कर रही थी ये बाटा शूज। और जब अब इसे 2023 में चेक किया गया तो ये 70 से ज्यादा ममालिक में अपनी सर्विसेज फराहम कर रही है। ये देखें कितनी तेजी से ये बिजनेस ग्रो हो रहा है। इन शॉर्ट आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि कोई भी काम, कोई भी कारोबार छोटा नहीं होता, इसलिए कोई भी काम आपको आता है तो बगैर शर्माए उसे शुरू करें। इंशाल्लाह ताला उसमें बरकत होगी और वो तेजी से ग्रो करेगा। वीवर्स, यहाँ पर एक पिन पॉइंट नोट कर लें। बहुत से कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में रह जाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू में जाके फेल हो जाते हैं। हालांकि उनकी बेहतरीन तैयारी होती है, उनके फेल होने की वजह यह है कि वो अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट नहीं रखते। अगर आप किसी भी पेपर को, किसी भी इम्तिहान को, इंटरव्यू को पास करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रखें। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रखेंगे तो आप किसी भी इम्तिहान को, किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हम इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डाटा अपलोड करते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रख सकते हैं और किसी भी पेपर को, किसी भी इंटरव्यू को आसानी से पास कर सकते हैं। सवाल नंबर 521, पाकिस्तान की सबसे लंबी मोटरवे कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे लंबी मोटरवे M8 है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, आपके सामने M2, M5, M8, M9 दिया गया ऑप्शन में। इसकी जो लंबाई है मुख्तलिफ पेपर्स में इन चारों ऑप्शंस की लंबाई रिपीट हुई है। मैं आपको तमाम डिटेल बता देता हूँ, नोट कर लें। M8 मोटरवे सक्खर को गवादर से मिलाती है। इस मोटरवे की कुल लंबाई 892 किलोमीटर है। M5 मोटरवे मुल्तान और सक्खर के दरमियान वाक़या है। इसकी कुल लंबाई 392 किलोमीटर है। M2 मोटरवे लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान वाक़या है। इसकी कुल लंबाई 375 किलोमीटर है। और M9 मोटरवे कराची और हैदराबाद के दरमियान वाक़या है।
इस मोटरवे की कुल लंबाई 136 किलोमीटर है। ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ये चारों लंबाइयां मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुई हैं, चारों आपको बता दी गई हैं। सवाल नंबर 522, यूएन चार्टर कितने आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है? यूएन चार्टर 111 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, हर मुल्क का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक आइन होता है, एक कानून होता है। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का भी एक कानून है, एक आइन है, जिसे यूनाइटेड नेशंस चार्टर कहा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान का आइन है 1973 का पाकिस्तान को चलाने के लिए, इसी तरह यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए एक यूनाइटेड नेशंस का एक आइन है, कानून है, जिसे यूएन चार्टर कहते हैं। यूएन चार्टर को 14 अगस्त 1941 को तैयार किया गया। यूनाइटेड नेशन चार्टर को 26 जून 1945 को मंजूर किया गया। यूएन चार्टर को 24 अक्टूबर 1945 को कायम किया गया और 24 अक्टूबर 1945 से ही ये यूएन चार्टर नाफिज है और 193 ममालिक जो है इस यूएन चार्टर के मुताबिक अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के इस चार्टर में 19 बाब हैं, यानी कि 19 चैप्टर्स हैं और 111 आर्टिकल्स हैं। व्यूअर्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट से आगे भी अगर कोई डिग्री होती तो मैं उसे कहता। इसे लिखा जरूर करें। अगर आपने नोट्स मंगवा लिए हैं तो तब चाहे आप ना लिखें, क्योंकि हमारे नोट्स में ये तमाम चीजें जो आपको बोलकर बताई जा रही हैं शामिल हैं। अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो इसे अपने पास एक बार लिख लें, बार बार आपके भी काम आएगी ये इंफॉर्मेशन और आपके बाद आपके दोस्त अहबाब के भी बार बार ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। सवाल नंबर 523, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम की तादाद कितनी होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम्स की तादाद 16,384 होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपने कभी यूज किया है तो आप देखेंगे उसमें कुछ लाइनें इस तरह होती हैं, ये देखें, इनको रोज कहा जाता है, कितारें, और कुछ लाइनें इस तरह होती हैं, ये देखें, इनको कॉलम्स कहा जाता है। यही कॉलम्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल में कॉलम्स की तादाद 16,384 होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुनियादी तौर पर 3 वर्कशीट्स होती हैं। कॉलम की तादाद 16,384 होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितारों की, रोज की तादाद 1,48,576 होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप 10% से लेकर 400% तक डाटा को जूम कर सकते हैं। अक्सर आप मोबाइल पर जूम का ऑप्शन यूज करते हैं, किसी चीज को बड़ा करके देखते हैं। ये फंक्शन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 10% से लेकर 400% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जदीद तरीन वर्जन 2021 मौजूद है। बहुत से पेपर्स में लेटेस्ट वर्जन का पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पर 2021 वर्जन का बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल को एक वक्त में 256 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 524, क्रिकेट बैट की स्टैंडर्ड लंबाई कितने इंच होती है? एक क्रिकेट बैट की स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो 38 इंच है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, क्रिकेट बैट को पहली बार 1624 में डिजाइन किया गया। एक क्रिकेट बैट की स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लंबाई 38 इंच होती है। बहुत से पेपर्स में सेंटीमीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर सेंटीमीटर के हवाले से पूछा जाए तो आपने 96.52 को टिक करना है। इसके साथ साथ बैट की स्टैंडर्ड चौड़ाई भी नोट कर लें। बैट की स्टैंडर्ड चौड़ाई 4.25 इंच होती है। सवाल नंबर 525, दौलतमंद बनने के खौफ को क्या कहते हैं? दौलतमंद बनने के खौफ को प्लूटोफोबिया कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खौफ, मुख्तलिफ किस्म के डर पाए जाते हैं, जिन्हें साइकोलॉजिकली मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। इंग्लिश में फोबिया कहा जाता है, उर्दू में इसे खौफ या डर का नाम दिया गया है। किसी दौलतमंद शख्स से डरना या दौलतमंद होने से डरना प्लूटोफोबिया कहलाता है। पानी से डरना या पानी का खौफ हाइड्रोफोबिया कहलाता है। आग से डरना पायरोफोबिया कहलाता है। बुलंदी वाली जगह पर खड़े होने से, बुलंदी वाली जगह पर जाने से डरना एक्रोफोबिया कहलाता है। अंधेरे से डरना नेक्टोफोबिया कहलाता है। जानवरों से डरना जूफोबिया कहलाता है। कुत्तों से डरना साइनोफोबिया कहलाता है। लोगों से मिलने जुलने से डरना एंथ्रोफोबिया कहलाता है। वीवर्स, ये मुख्तलिफ फोबियाज हैं जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। ये तमाम आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत से फोबियाज हैं, लेकिन उन्हें हमने यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं किया कि वो बहुत से पेपर्स में रिपीट नहीं हो रहे। शाज़ो नादिर वो रिपीट होते हैं। ये 5-6 फोबियाज ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, जो आपको बता दिए गए हैं। इन तमाम को याद रखिएगा।
ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، پوری کوشش کی ہے کہ تمام سوالات کو مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیلی ٹیسٹ آن ای ٹیسٹ سیریز کے پارٹ نمبر 22 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام لیٹسٹ سالو پیپرز اور ڈیلی ٹیسٹ آن ای ٹیسٹ کی یہ مکمل سیریز جو ہے اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ڈیلی بیس پر ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔